हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनू फ्रॉम LBSM कॉलेज। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ज़ीरो शेयर की, और जिसे ज़ेरार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं ज़ीरो शेयर के विषय में। ज़ीरो शेयर एक प्रकार का सक्सेशन है जिसमें हम लोग डिफरेंट सक्सेशन स्टेजेस को हम लोग देख सकते हैं। और ये जो सक्सेशन है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ज़ीरो मीन्स होता है ऐसे एनवायरनमेंट में ये सक्सेशन होगा जहाँ पर वाटर का डेफिशिएंसी होगी, जहाँ वाटर जो है बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होगा। और स्पेशली ये जो सक्सेशन है ये बेयर रॉक से शुरू होता है। मतलब ये जो सक्सेशन है ऐसे एनवायरनमेंट में ये होगा जहाँ वाटर डेफिशिएंसी है ही, प्लस वहाँ पर कुछ ऐसे कम्युनिटी देखने के लिए मिलेंगे जो डेफिशिएंट वाटर में भी अपने आप को एडॉप्ट करके रख सकते हैं और वहाँ सर्वाइव और सक्सेसिवली इस्टेब्लिश हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। सक्सेशन इनिशिएटेड ऑन द बेयर रॉक्स। अब इसमें जो सक्सेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो बेयर रॉक से स्टार्ट होकर करके या फिर सैंड ड्यून से स्टार्ट हो सकता है या ड्राई रॉकी स्लोप्स। और ये जो सारी चीज़ें हैं, बेयर रॉक्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए, रॉकी स्लोप्स हो गए, ये कहाँ मिलेंगे? हम लोग देखते हैं कि बहुत बार माउंटेनस जो हैबिटेट होते हैं वहाँ पर वेदरिंग इरोजन की वजह से जो वहाँ का वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाता है और जो रॉक्स हैं वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं। और इन रॉक्स पर ही नए तरीके का फिर से वेजिटेशन जो है इस्टेब्लिश होता है और वहाँ पर सक्सेशन जो है वो प्रोग्रेस होता है। और उसी वैसे ही हैबिटेट में ये जो ज़ीरो शेयर है ये वहाँ पर इस्टेब्लिश होता है, ये वहाँ पर हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये जो बेयर रॉक है, सैंड ड्यून्स है, रॉकी स्लोप्स है, ये उसी एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं वेयर देयर इज़ एक्सट्रीम डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। अब सिंपल सी बात है, अगर वहाँ पर कोई सॉइल नहीं है, सॉइल को कंजर्व करने वाला कोई भी लिविंग चीज़ या फिर नॉन लिविंग कोई भी मैटर अगर स्टेब्लिश नहीं है, तो वहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी ही रहेगी। क्योंकि पानी अगर आता भी है, बरसात में अगर पानी होता है, मतलब बारिश होती है या किसी भी सोर्स से अगर वाटर आता है, तो वहाँ पर वो रुकेगा नहीं। द टर्म एक्स आर्च एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड ज़ीरो शेयर्स। और इस प्रकार के हैबिटेट में या एनवायरनमेंट में जो सक्सेशन होगा यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी होगी, दैट इज कॉल्ड ज़ीरो शेयर। इन दिस टाइप ऑफ सक्सेशन ऑन बेयर रॉक द फॉलोइंग स्टेजेस कैन बी फाउंड। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग कुछ देखेंगे आगे सक्सेसिव स्टेजेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ज़ीरो शेयर की, कुछ स्टेजेस। तो हम लोग ओवरऑल हम लोग जानते हैं कि सक्सेशन जो है 3 कम्युनिटीज़ में डिवाइड होते हैं। पायोनियर कम्युनिटी जो सबसे पहले आने वाले स्पीशीज़ होंगे उसमें, दूसरा उसे जो कंटिन्यूअस सक्सेसिव चेंजेस होंगे जिन स्पीशीज़ में, दे आर कॉल्ड सिराल कम्युनिटीज़। और फाइनली जो एक स्टेबल कम्युनिटी स्टेब्लिश हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब सबसे पहले बात करते हैं पायोनियर कम्युनिटी की। तो अगर हम लोग कुछ कम्युनिटी और स्टेजेस में हम लोग डिवाइड करना चाहें, तो पायोनियर कम्युनिटी में आते हैं क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, जो कि बेयर रॉक जो होता है, रॉकी सरफेस पे सबसे पहले स्टेब्लिश होने वाले पायोनियर लिविंग कम्युनिटीज़ होते हैं। इसे फिर रिप्लेस करते हैं फॉलिएज लाइकेन स्टेज, और यहाँ से ही सिराल कम्युनिटी शुरू होती है। एक बात यहाँ और ध्यान देने वाली है कि ये जो एक पर्टिकुलर स्टेजेस हैं जो कि रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को, जैसे फॉलियोस लाइकेन स्टेज के बाद में आएगा मॉस स्टेज, वो फॉलियोस लाइकेन स्टेज को रिप्लेस करेगा और अपने आप को स्टेब्लिश करेगा। उसके बाद आएगा हर्ब स्टेज मॉस स्टेज को रिप्लेस कर करके अपने आप को स्टेब्लिश करेगा। उसी तरह से फिर श्रब स्टेज ये हर्ब स्टेज को रिमूव करके अपने आप को स्टेब्लिश करेगा। और सबसे एंड में आएगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी स्टेबल जो है वो फॉरेस्ट स्टेज। ठीक है, और एक स्टेज इसमें एक चीज़ है, जैसे सिराल कम्युनिटी है, सिराल कम्युनिटी में इसमें ज़ीरो शेयर में 4 स्टेजेस होते हैं और हर एक स्टेज को हम लोग कहते हैं सीयर्स। हर एक स्टेज यानी फॉलियोज लाइकेन स्टेज एक शेयर हो गया, मॉस स्टेज एक शेयर हो गया, हर्ब स्टेज एक शेयर हो गया,
और श्रब स्टेज एक शेयर हो गया, और सारे शेयर्स को मिला करके हम लोग कहते हैं सिराल कम्युनिटी। अब यहाँ इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा, और इस डायग्राम से समझने के बाद में हम लोग एक एक जो कम्युनिटी है उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए इस वीडियो से पता चलता है, इस इमेज से पता चलता है कि जो सबसे पहला जो स्टेजेस है हम लोग यहाँ एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं एक्सपोज्ड रॉक का। तो यहाँ पर कुछ एक्सपोज्ड रॉक्स हैं। इस एक्सपोज्ड रॉक मतलब वैसे वेदरिंग और इरोजन की वजह से जो रॉक जो टूट फूट गए हैं और बह कर करके नीचे की तरफ आ जाते हैं, या कहीं भी माउंटेनस एरिया में एक्सपोज्ड हो चुके हैं, मतलब उसके ऊपर का जो वेजिटेशन है, सॉइल है, सभी कुछ हट चुका है और डायरेक्टली वेदरिंग एंड इरोजन के कांटेक्ट में वो हो सकते हैं। मतलब वो डायरेक्टली एक्सपोज हो सकते हैं लाइट से, विंड से, हर एक जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनसे। ठीक है, तो उसके बाद में इसमें अब क्या होगा, जैसे कुछ रेनी सीजन में कुछ वाटर कंटेंट, यहाँ पर कुछ मॉइस्चर होगा, तो वो जो है थोड़ा सा भी वाटर कंटेंट जो है ना, वो कुछ दिन अगर वहाँ लॉक्ड हो गया, कुछ रॉक्स के बीच में अगर पानी कुछ फंसा हुआ रह गया, तो वो प्रमोट करेगा जो एल्गी है उसके ग्रोथ के लिए। और एल्गल ग्रोथ चूँकि टेम्पररी होगा तो वो बहुत दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और उसके वजह से जो थोड़ा भी ऑर्गेनिक कंटेंट है वो डेथ एंड डिके होने के बाद में वो अट्रैक्ट करेगा डिफरेंट फंजाई को, फंगल स्पीशीज़ को, और ये दोनों एल्गी और फंजाई मिल कर करके एसोसिएशन में एक दूसरे की लाइफ को सस्टेन करने के लिए एसोसिएट हो जाएंगे, और पहली बार जो लिविंग सस्टेनेबल कम्युनिटी जो इस रॉक पर फॉर्म होगी, दे आर कॉल्ड लाइकेंस। अब जो लाइकेंस है, जैसे कि हम लोग जानते हैं लाइकेंस जो है म्यूचुअलिस्टिक है, म्यूचुअल उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन में फंजाई और एल्गी एक साथ रहते हैं, और दोनों ही मिलकर के अपनी आइडेंटिटी को छोड़ के नए तरीके का थैलस को डेवलप कर लेते हैं। तो क्रस्टोज लाइकेंस वैसे लाइकेंस है जो बिल्कुल क्रस्ट के जैसे पूरे रॉक में ये चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो पहला जो है इसमें जो फर्स्ट सिराल कम्युनिटी आएगी वो होगी क्रस्टोज लाइकेंस की। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अगर एल्गी हो और फंजाई, मतलब लाइकेंस जब ग्रो करते हैं और एल्गी कुछ ग्रो करते हैं, तो ये पूरा जो रॉक है ये ग्रीनिश हो जाता है, और यहाँ पर एक ही प्लेस पे सारा लाइकेंस भी ग्रो करेंगे, और उसके बाद में सक्सेसिव जो स्टेजेस है उसमें मॉसेस वगैरह भी ग्रो करने लग जाते हैं। और ये जो लाइकेंस एंड मॉसेस स्टेज तक ये सभी जो ऑर्गेनिक और लिविंग प्लांट्स हैं, ये सभी जब डेथ एंड डिके इनका हो जाएगा, तो ये वहाँ पर सॉइल के प्रोडक्शन को और डिफरेंट और भी ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से ये जो एनवायरनमेंट है ये एनुअल वीड्स के सक्सेसिव ग्रोथ के लिए ये फेवरेबल हो जाएगा। और एनुअल ग्रोथ भी अपना जब लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा सेम प्लेस पे, तो वो जगह का जो लुक है, मतलब जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो वो प्लेस बिल्कुल अब बेयर रॉक की जगह पे पहले ग्रीनिश होगा, फिर वो धीरे धीरे एक पतले सॉइल के लेयर से ढक जाएगा, और एक बार सॉइल का लेयर अगर ढक गया तो वहाँ पर रूट वाले जो पौधे होते हैं, या ये जो सीड बेयरिंग पौधे, एंजियोस्पर्म्स के छोटे छोटे पौधे जिनका रूट बहुत ही छोटा होता है, उस प्रकार के एनुअल वीड्स वहाँ ग्रो कर जाते हैं। एक बार एनुअल वीड्स ग्रो कर जाते हैं तो वहाँ का बायोमास कंटेंट रिच हो जाता है, और सॉइल का लेयर भी थिक हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ पेरेनियल वीड्स एंड ग्रासेस वहाँ ग्रो कर जाते हैं। एक बार पेरेनियल ग्रासेस और वीड्स ग्रो कर जाए तो सॉइल में और भी एडिशन हो जाता है उसका ऑर्गेनिक कंटेंट में, और उसका लेयर भी और थिक होता जाता है सक्सेसिवली। मोर एंड मोर जो डिपोजिशन है सॉइल का वो होता जाएगा, और ये सक्सेसिव पहले श्रब्स, उसके बाद में कुछ जो फॉरेस्ट के जो स्मॉल ट्रीज़ हैं वो वहाँ ग्रो करने लगेंगे, और उसके बाद में सक्सेसिव जो वुडलैंड स्टेज है यानी जो फॉरेस्ट स्टेज है वो अटेन कर लेगा। लेकिन इन सभी ज़ीरो शेयर में और ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये भी टाइम होगा, मतलब ये एक दिन में नहीं होगा, बल्कि इसमें सैकड़ों साल लगते हैं इस पूरे इस्टेब्लिशमेंट में एक ज़ीरो शेयर के। तो बहुत ही ये लंबा टाइम टेकिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस है टाइम के ख्याल से। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और है कि जितने भी ये स्पीशीज़ हैं, हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जितने भी स्पीशीज़ हैं ये सभी के सभी वाटर डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में अपने आप को एडेप्ट करने वाले स्पीशीज़ होते हैं। तो ये वैसे ही स्पीशीज़ होंगे जो कम वाटर में भी सस्टेन कर पाएंगे और इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो इनका जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर होगा वो भी एक विशेष प्रकार का होता है, इसलिए अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखते हैं, और ये ज़ीरो शेयर का
पूरा एक ऑब्जर्वेशन और फॉर्मेशन कराते हैं। अब चलिए सभी स्टेजेस को हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं हर एक स्टेजेस के। ओवरऑल प्रोसेस तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब पहली बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी की। तो पायोनियर कम्युनिटी में हमने देखा था कि एक स्टेज है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, और क्रस्टोज लाइकेन्स चूँकि बेयर रॉक जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ज़िरिक कंडीशन होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी वहाँ बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होते हैं, और एक्सपोजर ऑफ सन, विंड, स्टॉर्म्स और एक्सट्रीम टेम्परेचर ये सभी डायरेक्टली एक्सपोज होता है उस रॉक पे। तो देयर इज़ प्रैक्टिकली नो स्पेस फॉर द रूट्स ग्रो एंड एंकरेज। अब चूँकि सॉइल भी नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सपोजर है रॉक्स का वेदरिंग कंडीशन से, तो वहाँ पर रूट तो किसी भी कंडीशन में ग्रो नहीं हो सकते हैं। इस कंडीशन में ओनली लाइकेंस कैन बी ग्रो। द क्रस्टोज लाइकेंस कैन इन्वेड द एरिया एंड द पायोनियर्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट सक्सेसिव स्पीशीज ग्रो करते हैं दे आर क्रस्टोज लाइकेंस। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो राइजोकार्पॉन्स, राइनोडेना, लिसीडिया एंड लिसेनोरा, ये कुछ क्रस्टोज लाइकेंस के स्पीशीज़ हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो उस बेयर रॉक में अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं। दिस माइग्रेट टू द रॉक आइदर बाय विंड, कैरिड बाय स्पोर्स और लाइकेन फ्रैगमेंटेशन। अब ये कैसे आते हैं, तो या तो ये स्पोर्स के थ्रू आएंगे, या तो लाइकेंस के जो फ्रैगमेंट, थैलस के जो फ्रैगमेंटेशंस होते हैं, मतलब थैलस जो फ्रैगमेंट्स हैं थैलस के, उससे ये ग्रो करेंगे। दीज आर स्लो ग्रोवर्स, ये बहुत ही स्लो ग्रोवर्स होते हैं, और एक्सट्रीम डेसिकेशन मतलब एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और जब भी रेन होगा, यानी जो ड्राई एनवायरनमेंट है वो ख़त्म होकर करके थोड़ा सा रेनफॉल होगा, तो तुरंत ही उनका जो थैलस होता है, जो ड्राई होता है, ड्राई कंडीशंस में वो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्पॉन्ज के जैसा वो फ्लपी हो जाता है। दीज लाइकेंस डिकम्पोज द रॉक्स बाय सिक्रेटिंग एसिड्स। जब ये जो लाइकेन के थैलस हैं ये जब डिकम्पोज होने लग जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि एसिड्स, कुछ एसिड पार्टिकल्स और कुछ केमिकल्स ऐसे सिक्रेट करते हैं जिसमें रॉक का चिलेटिंग होता है, यानी रॉक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो अलग होने, डिकम्पोज होने लग जाते हैं, अलग होने लग जाते हैं। और इस प्रकार से थोड़ा सा जो सॉइल का कंटेंट और ऑर्गेनिक कंटेंट उस रॉक के ऊपर में डेवलप होने लग जाता है, जो कि प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ फॉलियस लाइकेन के स्टेज को। इस प्रकार ये जो क्रस्टोज लाइकेन स्टेज है ये फेवरेबल एनवायरनमेंट देता है नेक्स्ट सक्सेसिव जनरेशन या नेक्स्ट सक्सेसिव कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए, और यहाँ से सिराल कम्युनिटी की ग्रोथ का एक एनवायरनमेंट शुरू हो जाता है। अब इस इमेजेस में हम लोग देख सकते हैं कि जो क्रस्टोज लाइकेंस है वो किस तरीके से होते हैं, और यहाँ रॉक के ऊपर में किस प्रकार ये इस्टेब्लिश होते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, इस इमेज में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सक्सेसिव दूसरे जो डिफरेंट शेयर स्टेजेस हैं, यहाँ 2-3 सिराल स्टेजेस को भी इस इमेज में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज सिराल कम्युनिटी। तो सिराल कम्युनिटी में जो फर्स्ट स्टेज है, सिराल कम्युनिटी को हम लोग पूरे 4 जो सिराल कम्युनिटीज़ हैं 0 शेयर्स के अंदर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाय सिक्वेंशियल मैनर, एक के बाद एक। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेज है सिराल कम्युनिटी में और पूरे इस 0 शेयर में सेकेंड स्टेज दैट इज फोलियोज लाइकेन स्टेज ऑन द लिटिल सॉइल विच इज़ एक्यूमुलेटेड ऑन द रॉक। अब चूंकि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से थोड़ा सा सॉइल रॉक के ऊपर में एक्यूमुलेट हो चुका होता है फर्स्ट जो पायोनियर स्पीशीज़ के बाद। दीज एपियर स्पीशीज ऑफ फोलियोज लाइकेन सच एज डर्मेटोकार्पन, परमेलिया, अम्बेलिकेरिया, ये सभी जो स्पीशीज़ है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फोलियोज लाइकेंस के, जो कि वहाँ स्टेब्लिश होते हैं फर्स्ट टाइम। These lichens are attached to the substratum at the single point along a single margin and generally occupy the crevices, depressions and slightly less exposed situations. अब ये जो लाइकेंस होते हैं फोलियोज लाइकेंस, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को स्टेब्लिश वैसे जगह पर करते हैं, थोड़े से सॉइल में एंकर्ड छोटे छोटे राइजॉइड से अपने आप को एंकर करके रखते हैं, और ये वैसे जगह को पर जाकर सक्सेसिवली ग्रो करते हैं जो कि बहुत ही लेस एक्सपोज्ड होता है, मतलब सनलाइट में डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता, थोड़ा सा शेड एरिया होता है। दिस स्लोली रिप्लेस द क्रस्टोज फॉर्म। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये अपना अबंडेंस वहाँ बढ़ाने लग जाते हैं, मतलब अपना पॉपुलेशन को वहाँ बढ़ाने लग जाते हैं, और जो क्रस्टोज लाइकेंस हैं वो रिस्ट्रिक्ट होने लग जाते हैं सर्टेन प्लेसेस में।
अब इनका अगर इनको किस प्रकार से ये दिखाई देते हैं तो हम लोग बात करते हैं। तो फोलियोज लाइकेन है, मतलब फोलियोज मीन्स लीफ लाइक। अब ये जो फोलियोज लाइकेन्स हैं ये लीफी, इनका जो थैलस होता है वो लीफी होता है। ऐसा लगता है देखने से जैसे ये लीव्स हैं, और ये ओवर शेडो एरिया में ये ग्रो करते हैं। अब धीरे धीरे ये भी सक्सेसिवली इस्टेब्लिश होते हैं, और जब डेथ एंड डिके इनका होता है इसके बाद ये भी वहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट और सॉइल में की बढ़ोतरी का काम करते हैं वहाँ पर, और ये फिर नेक्स्ट जो सक्सेसिव जेनरेशन है उसके लिए वहाँ पर एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि जो फोलियोज लाइकेंस हैं वो किस तरीके के दिखाई देते हैं, या लीफी हम लोग फोलियोज लाइकेंस को देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका थैलस हम लोगों को जस्ट लाइक लीव्स के जैसा दिखाई देता है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं सिराल कम्युनिटी का, दैट इज़ मॉस स्टेज। अब जो सिराल कम्युनिटी का जो थर्ड स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड सिराल कम्युनिटी का सेकेंड स्टेज, लेकिन ओवरऑल जीरो शेयर का थर्ड स्टेज है मॉस स्टेज। When the sufficient amount of soil have accumulated in the minute crevices and depressions, the xerophyte mosses begins to appear। अब इसमें क्या होता है कि जो सेकेंड स्टेज जब कंप्लीट हो जाता है तो कुछ इतना अमाउंट ऑफ सॉइल वहाँ डिपोजिशन हो चुका होता है कुछ डिप्रेशंस और क्रेविसेस में, कि वहाँ पर कुछ मॉस के जो राइजॉइड्स हैं उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए वहाँ पर एक जो एनवायरनमेंट है वो मिल जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पर कुछ मॉस जो है अपीयर करने लग जाते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग जीरोफाइटिक मॉसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। ग्रीमिया, जिसे हम लोग ब्लैक मॉस कहते हैं, पॉलीट्रिकम, हेयर मॉस, टॉर्ट्यूला, ट्विस्टेड मॉस है। कुछ कुछ एग्जांपल्स, इससे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिया है। द राइजॉइड्स ऑफ मॉसेस कम्पीट विद द लाइकेंस। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ एक ही जगह पर अगर एक्यूमुलेट होकर करके रहने लगते हैं तो उनमें कंपटीशन शुरू हो जाता है। अब कंपटीशन दो प्रकार का हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन वैसा होता है जिसमें एक ही स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होता है फॉर देयर रिसोर्सेज, तो हम लोग उसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, मतलब विद इन अ सेम कम्युनिटी का जो कंपटीशन होता है। दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक, यानी इन बिटवीन टू कम्युनिटीज़। अगर दो अलग अलग स्पीशीज़ की कम्युनिटीज़ के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब ये कंपटीशन होने के बाद में हम लोग यूजुअली देखते हैं कि जो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एडेप्टेबल स्पीशीज़ होंगे वो वहाँ पर सर्वाइव करेंगे और बाकी सभी रिप्लेस हो जाएंगे, या रेस्ट्रिक्ट कुछ एनवायरनमेंट, रेस्ट्रिक्ट जो कुछ प्लेसेस में वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, जो मॉसेस है उनका अमाउंट जो है उनका जो मतलब पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल मॉसेस का पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा, और आफ्टर सक्सेसिव वहाँ पर सक्सेसिवली अपना ग्रोथ करने के बाद में वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे, और एंड में वो भी उनका भी डेथ एंड डिके हो जाएगा। और ये जो डेथ एंड डिके है ये क्या करेगा, उस रॉक के ऊपर में मोर एंड मोर यानी और ज़्यादा सॉइल कंपोजिशन को और उसके ऑर्गेनिक कंटेंट को ये बढ़ावा देगा। और ये एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट और सॉइल ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट जो सक्सेसिव जो रूट वाले जो पौधे होते हैं, छोटे रूट वाले पौधे होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए ये एनवायरनमेंट प्रॉपर और फेवरेबल एनवायरनमेंट वहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। अब इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कुछ लाइकेंस के संग में मॉस भी यहाँ पर जो है इस एरिया में सक्सेसिव ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं यहाँ कुछ लाइकेंस के भी स्पीशीज़ हैं, प्लस यहाँ पर मॉस भी अब ग्रो हो रहे हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है अभी जो हम लोगों ने मॉस स्टेज पढ़ा इसके बारे में। अब नेक्स्ट जो है सिराल कम्युनिटी का थर्ड स्टेज एंड ओवरऑल जीरो शेयर का फोर्थ स्टेज है, दैट इज़ हर्ब स्टेज। जैसा कि मैंने बताया कि अब एडिशन ऑफ सॉइल जो है वो रूट, छोटे छोटे रूट वाले पौधों को प्रमोट करेगा। तो ये जो पौधे होते हैं इन्हें हम कहते हैं हर्ब। हर्ब का मतलब होता है इनका जो स्टेम होगा, शूट पोर्शन है, वो थोड़ा सॉफ्ट होगा, ग्रीन होगा, और जो रूट है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करता है। तो मॉसेस बाय देयर प्रोफाउंड सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल होल्डिंग रिएक्शंस मेक अ सुटेबल हैबिटेट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब ये जो पौधे होते हैं हर्ब्स, ये कहाँ से आते हैं, तो हर्ब हम लोग जानते हैं कि सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट, छोटे प्लांट्स होते हैं। तो ये कैसे ग्रो करेंगे, ये सीड के जर्मिनेशन, वहाँ किसी भी प्रकार से डिस्पर्सल की वजह से सीड्स वहाँ अगर आ जाएगा तो उस फेवरेबल, चूँकि वहाँ पर सॉइल भी हो चुका है, मॉइस्चर भी कंटेंट है,
तो वो वहाँ पर सीड जो है जर्मिनेट कर जाएंगे और वो एक जो हर्ब स्पीशीज़ आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, वो वहाँ पर ग्रो करने लगेंगे। दे आर स्पेशली शॉर्ट लिव्ड एनुअल्स, दीज एनुअल्स ऑन लेटर रिप्लेस्ड बाय द बाइएनियल्स एंड पेरेनियल्स हर्ब्स। और ये जो हर्ब हैं ये इसमें भी बहुत तरीके के होते हैं। तो ये पहले तो एनुअल स्पीशीज़ आएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे और पेरेनियल स्पीशीज़ भी यहाँ पर आने लगेंगे। और ये जो स्पीशीज़ हैं सभी इसमें कुछ ज़ीरोफाइटिक ग्रासेस हो सकते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे वैसे हर्ब्स जो कि ज़ीरोफाइटिक हर्ब्स हैं वो अपने सबस्ट्रेटम और एनवायरनमेंट में वहाँ पर ग्रो करेंगे। और इनका भी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद, डेथ एंड डिके होने के बाद में ये जो इसमें और भी ज़्यादा सॉइल और ऑर्गेनिक कंटेंट को रीच करेंगे और ये एनवायरनमेंट नेक्स्ट जो सक्सेसिव जो भी स्टेज है यहाँ सक्सेशन का, उसके लिए ये फेवरेबल हो जाएगा। देखिए इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब पूरा का पूरा जो बेयर रॉक है वो ढक चुका है और वहाँ पर एक जो हर्ब स्टेज है, मतलब बहुत सारे हर्ब्स जो है वो ग्रो करने लगे हैं एक पर्टिकुलर पैच में। और धीरे धीरे इसका जो पूरा ग्रीनरी है ये पूरा ग्रीनिश, बेयर रॉक के बजाय ये पूरा ग्रीन दिखाई देने लगा है। अब नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज सिराल कम्युनिटी का 4th स्टेज एंड ओवरऑल जीरो शेयर का 5th स्टेज है, दैट इज कॉल्ड श्रब स्टेज। अब श्रब क्या है, पहले तो हम लोग ये समझते हैं श्रब जो है वो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं और इसमें रूट जो है वो लेस एक्सपैंड होगा और ऊपर का जो शूट है वो वुडी होगा, यानी स्टेम जो है वुडी होगा और प्रोफ्यूजली ब्रांच होगा। इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं श्रब। और ये जो है अब डिफरेंट स्टेजेस जो लाइकेंस, मॉसेस, हर्ब सभी जब ज़ेरिक स्टेज में जो ख़त्म हो जाते हैं, यानी ये ख़त्म होने के बाद में जो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं वो फेवरेबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ श्रब स्टेज। These shrubs may start from the seeds and invade them the adjacent area of rhizomes। ठीक है, ये जो श्रब स्टेज है ये कोई भी जो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, राइजोम से ग्रो कर सकते हैं और ये वहाँ सक्सेसिव ग्रोथ करने के बाद में दिस मेक द कंडीशन अनसुटेबल फॉर द हर्ब्स एंड ओवरशैडो देम। अब चूँकि जो श्रब है ये एडवांस होते हैं या और मोर एडेप्टेबल होते हैं हर्ब्स और लाइकेंस और मॉसेस से, तो ये क्या करते हैं उस पूरे एरिया को डोमिनेट कर लेते हैं एंड जो अदर जो स्पीशीज़ जो पहले से वहाँ रह रहे हैं उसके लिए ये अनसूटेबल कर देते हैं या फिर उनको और छोटे एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। दीज हर्ब्स आर अनेबल टू कम्प्लीट विथ हेंस रिप्लेस बाय द श्रब्स। अब ये क्या करते हैं, जो अब हर्ब्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता है तो ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं श्रब से। द शेड ऑफ श्रब्स ऑल्सो चेक एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। This also results in retarded wind movement and bringing about the increase in humus and humidity। अब श्रब्स का जो प्रेजेंस होता है उस जगह के सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज कर देता है, वहाँ का ह्यूमस कंटेंट को इंक्रीज कर देता है। और चूँकि ये घना एनवायरनमेंट है और ट्रांसपिरेशन रेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है क्योंकि प्लांट जो है अब अबंडेंट वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो ये क्या होता है कि वहाँ का ह्यूमिडिटी जो है, एयर में जो ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, उसको ये इंक्रीज कर देता है। और ये जो ह्यूमिडिटी, ह्यूमस और सॉइल कंटेंट जो रिच हो जाता है वहाँ पर, ये कलेक्टिवली एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक्सेलेंट एनवायरनमेंट देता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्री सीडलिंग। क्योंकि ट्री के सीडलिंग्स जो होते हैं यानी बीज होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए ये एनवायरनमेंट बहुत ही फेवरेबल होता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर ट्री के जो बीज हैं वहाँ गिरते हैं और सक्सेसिव वहाँ पर ग्रो करते हैं। या इस इमेज में मैंने दिखाया है कि किस तरीके से श्रब्स जो हैं, छोटे छोटे श्रब्स किस तरीके से फॉरेस्ट को वहाँ पर डोमिनेट करते हैं इस सक्सेसिव स्टेज में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है ना, ये स्टेबल कम्युनिटी है। पूरे जो ज़ीरो शेयर है इसकी स्टेबल कम्युनिटी है किसी भी सक्सेशन की। और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इसमें हम लोग स्पेशली एंड में फॉरेस्ट स्टेज आता है, मतलब पूरा जो वेजिटेशन है एंड में रीच होकर के फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। द फर्स्ट स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर रिलेटिवली ज़ीरिक एंड दे हैव स्टंटेड ग्रोथ एंड आर वाइडली प्लेस्ड, बट एज वेदरिंग प्रोसेस कंटिन्यू द सॉइल डिपेंड्स एंड ट्री इंक्रीजेज बोथ इन नंबर एंड वीगर। अब क्या होता है इसमें कि जैसे जैसे सॉइल का जो कंटेंट है वहाँ पर रिच होता जाएगा, ह्यूमस का कंटेंट रिच होता जाएगा और ह्यूमिडिटी वहाँ इंक्रीज होती जाएगी, ट्रीज़ के जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं और ट्रीज़ के जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। और ये जो है
सारे अदर जो कम्युनिटीज़ अभी तक हमने देखा, सबके साथ ये एक कंप्लीट फॉरेस्ट इस्टेब्लिश कर लेगा और ये एक स्टेबल कम्युनिटी है जिसमें अगर छोटे-छोटे अगर चेंजेस होते भी हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है उस स्टेबिलिटी में फॉरेस्ट के, जब तक कि बहुत ज़्यादा कुछ वैसा एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं आ जाए। और इस प्रकार से हमने देखा कि एक ज़ीरोफाइटिक एनवायरनमेंट से सक्सेशन शुरू हो करके किस प्रकार से मेसोफाइटिक स्पीशीज़ के ट्रीज़ को ये सक्सेसिवली ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। अब स्पेशल इसमें एक बात जो कि मैंने पहले ही बताया है कि पूरे ज़ीरो शेयर में जो कम्युनिटीज़ होती हैं, यानी जो प्लांट कम्युनिटीज़ होंगी, वो सभी एक विशेष प्रकार की ज़ीरोफाइटिक एडेप्टेशन से भरपूर होती हैं, यानी वे अपने आप को एडाप्ट कर सकती हैं एक ज़ीरिक एनवायरनमेंट में। और फॉरेस्ट भी जो इस ज़ीरोफाइट की वजह से जो कम्युनिटी सक्सेसिव जो मेसोफाइटिक प्लांट्स भी आते हैं या ट्रीज़ भी जो फॉर्म होते हैं, उनमें भी इस प्रकार की एडेप्टेबिलिटी होती है कि वे ज़ीरोफाइटिक एनवायरनमेंट में अपने आप को एडेप्ट कर सकें। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। या हम देख सकते हैं कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो एंड में किस प्रकार से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। उम्मीद है ये जो वीडियो लेक्चर है आप सभी को पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है ज़ीरो शेयर को बहुत अच्छे से समझाने की, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है या कोई सजेशन है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में अपना सजेशंस दे सकते हैं। मैं आपके सजेशंस पे इम्प्लीमेंट करके अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। मैं और सारे वीडियोस यहाँ अपलोड करूँगी और इसे लाइक एंड शेयर करें। वैसे बच्चे जिनको प्रॉब्लम होता है किसी भी तरीके से, वो मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं मैंने सब्जेक्ट वाइज उसे एक जगह एक्युमुलेट करके रखा है, तो बच्चे उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।